अब हम लोग बात करते हैं डीएनए के पैकेजिंग की। किसकी बात करेंगे? डीएनए के पैकेजिंग की बात करते हैं। डीएनए आखिर किस तरीके से पैक्ड होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो डीएनए होता है ना, इसके दो बेस पेयर के आपस की दूरी कितनी हो गई? 0.34 हो गई। और हमने देखा था कि जो टोटल जो मैमेलियन लेंथ है वो कितनी हो गई? 2.2 मीटर हो गई। कितनी हो गई? 2.2 मीटर। अब इतना बड़ा डीएनए एक छोटी सी सेल के न्यूक्लियस के अंदर कैसे पहुंचा, इसी को हम लोग क्या देख बोलते हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्योंकि डीएनए हमारा कितना बड़ा है? 2.2 मीटर का है। और ये 2.2 मीटर का डीएनए जो है वो हमारे एक छोटी सी सेल के अंदर जा रहा है, जो माइक्रोस्कोप से देखी जाती है। अगर 2.2 मीटर का धागा भी देख ले तो भी हम लोग को दूर से दिखाई पड़ता है। तो इतना छोटा सा डीएनए किस तरीके से एक न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड हुआ है। तो हमने देखा कि दो डीएनए पैकेजिंग में दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे पैकेजिंग होती है और यूकैरियोट्स के अंदर कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो डीएनए जो है जिस जगह पर प्रेजेंट होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और न्यूक्लियोइड जो क्या करता है, कुछ बेसिक प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या बनाता है? एक कॉइल स्ट्रक्चर बना देता है। नॉर्मल जैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स के अंदर पैकेजिंग ऑफ डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था? रॉजर कॉनवर्क ने रिपोर्ट किया था। देखा था कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसके मतलब कि डीएनए और प्रोटीन को अगर डीएनए और प्रोटीन आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम। इसके मतलब कि डीएनए कैसे ना कैसे भी प्रोटीन के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा होगा। इस चीज को आगे चल के किसने रिप्रेजेंट कर दिया था? बीडल और टॉटम ने बोला था कि क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्रोमेटिन फाइबर्स के बने हुए होते हैं, जिन पर क्या ऐसे छोटी छोटी बूंदें लगी हुई होती हैं, जैसे नहीं मोतियों में माला पिरोई हुई होती है। तो बीड्स ऑन अ स्टिंग, इन्होंने क्या वर्ड यूज किया? बीड्स ऑन अ स्टिंग। स्टिंग मतलब कि धागा, किसके? मोतियों की माला का जिस तरीके से धागा होते हैं उसी तरीके से मोती को इन्होंने ये बोल दिया था प्रोटीन्स बोल दिया था। अगर हम इस पूरे की बात करें तो इस पूरे को हम लोग, इस पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम मॉडल। अब जरा न्यूक्लियोसोम मॉडल को हम लोग अपने तरीके से देखेंगे। न्यूक्लियोसोम मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? फिंच और क्लग के द्वारा दिया गया था 1969 में। इन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियोसोम होता है ना, ये जो न्यूक्लियोसोम होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, डीएनए और प्रोटीन। और ये जो न्यूक्लियोसोम टर्म है ये किसने दिया है? ऑडिट ने दिया। किसने दिया? ऑडिट ने दिया है। वुडॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं उनके अंदर जो थिकनेस आती है वो किसकी वजह से आती है? न्यूक्लियोसोम की वजह से ही आती है। अब न्यूक्लियोसोम मॉडल है क्या, इसको समझते हैं। हमने मान लिया हमारा एक डीएनए है जो कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ये डीएनए क्या करता है? कुछ प्रोटीन्स, कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन, जो कैसे चार्ज की होती है? पॉजिटिव चार्ज की होती हैं। और इन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या करता है? ये लपेटना स्टार्ट कर देता है। ठीक। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन, क्योंकि ये प्रोटीन है और प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड। तो कौन से अमीनो एसिड होती है? लाइसिन और आर्जिनिन। सबसे ज्यादा अमीनो एसिड्स पाई जाती हैं। कितने अगर हम देखें तो हिस्टोन प्रोटीन हमारी दो टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? मोस्टली दो टाइप की होती हैं। उनमें से हम लोग जिन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात करेंगे वो हमारी कौन कौन सी हैं? H2A, H2B, H3 और H4। यहाँ पर एक हम H1 प्रोटीन को नहीं ले रहे हैं, हम लोग कौन सी ले रहे हैं? H2A, H2B, H3 और H4। हमने देखा कि डीएनए क्या करता है ये सभी प्रोटीन जो होती हैं ये आपस में कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती है, मतलब चार आगे और चार पीछे, ऑक्टामर मतलब 8 मॉलिक्यूल बनाकर अरेंज हो जाती है। और डीएनए इनके चारों तरफ क्या करता है? इस तरीके से क्या करता है? अपने आप को कॉइल डाउन कर लेता है। अब जो डीएनए का वो पार्ट जो इसके चारों तरफ लपेट गया उसको हम लोग कोर डीएनए बोलते हैं या सराउंडेड डीएनए बोलते हैं। कितने बेस पेयर इसमें, एक ऑक्टामर को लपेटने में कितने बेस पेयर जाते हैं? 146 बेस पेयर जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दूसरा मॉलिक्यूल आपको मिल गया। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को, इस स्ट्रक्चर को जोड़ने वाला जो डीएनए होता है इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए के बीच में कितने बेस पेयर होते हैं? 60 बेस पेयर होते हैं। अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ये हमारा ऑक्टामर एक मॉलिक्यूल है, इसमें
H2A, H2B, H3 और H4, ये मॉलिक्यूल, इसके चारों तरफ जो डीएनए लपेटा है ये कोर डीएनए है। जो जोड़ने का काम कर रहा है ये हमारा कौन सा हो गया, लिंकर डीएनए हो गया। कौन सा, लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए जो प्रोटीन होती है वही हमारी कौन सी प्रोटीन होती है, H1 प्रोटीन होती है। कौन सी होती है, H1 प्रोटीन होती है, जिसका काम होता है ताकि न्यूक्लियोसोम को आपस में क्या करना, टाइटली पैक्ड करते रहना। ठीक, कई सारे न्यूक्लियोसोम इसी तरीके से अरेंज होते चले हुए जाते हैं, और कई सारे न्यूक्लियोसोम जब अरेंज होते हुए चले जाते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। तो हमने देखा कि सबसे पहले डीएनए किसके साथ जुड़ा, प्रोटीन के साथ जुड़ा। प्रोटीन के साथ जुड़ने के बाद में जो स्ट्रक्चर बना उसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियोसोम। कई सारे न्यूक्लियोसोम जब आपस में जुड़ गए तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। कई सारे सोलिनॉइड आपस में जाकर जब जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर सोलिनॉइड। और सुपर सोलिनॉइड जब आपस में जाकर जुड़ जाते हैं तो बनाते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड। तो यही चीज लिखी है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम फॉर्म क्रोमैटिन इन द न्यूक्लियस। क्या बना रहे हैं, क्रोमैटिन बना रहे हैं। और यही क्रोमैटिन जो पैक्ड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। सोलिनॉइड स्ट्रक्चर और ज़्यादा कॉइल्ड हो जाएगा, क्या बना देगा, क्रोमैटिन फाइबर्स बना देंगे। और यही क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं और मेटाफेज स्टेज में बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम्स बोल देते हैं। अब जो क्रोमोसोम बने हैं ये डीएनए से बने हैं, और हमने देखा कि डीएनए में दो तरह के स्ट्रक्चर होता है। एक जो होता है हाईली स्टेन्ड होता है, और एक कैसा होता है, डार्क हाईली स्टेन्ड होगा, और एक लाइट स्टेन्ड होगा। हमने बोला कि डीएनए का वो पार्ट जहाँ पर न्यूक्लियोसोम सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पर डार्क रीजन होगा, तो हमने उसको नाम दे दिया हेट्रोक्रोमैटिन। क्या बोल दिया, हेट्रोक्रोमैटिन। जहाँ लूजली पैक्ड है उसको हमने क्या नाम दे दिया, यूक्रोमैटिन। तो रीजन ऑफ क्रोमैटिन जहाँ लूजली पैक्ड होता है उसको यूक्रोमैटिन नाम देते, जहाँ पर डेंसली पैक्ड होता है उसको क्या नाम देते, हेट्रोक्रोमैटिन। जब क्रोमोसोम को हम लोग कलर्ड करते हैं तो लाइट स्टेन मतलब बहुत हल्की स्टेन लेता है, ये क्या लेता है, ज़्यादा स्टेन लेता है। यूक्रोमैटिन पर हमेशा कौन से जीन पाए जाते हैं, एक्टिव जीन्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। और हेट्रोक्रोमैटिन पर हमेशा कौन से जीन पाए जाते हैं, इनएक्टिव जीन्स पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, क्योंकि यही आगे जाकर प्रोटीन को बनाएगा। इसी रीजन में इनएक्टिव जीन्स होते हैं इसीलिए कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा था, पैकेजिंग ऑफ डीएनए।